أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज CDM की जानिब से TG टेट स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, जिसके लिए मैं स्टेज पर हमारे CDM मोहताज तो नहीं है, हमेशा अपनी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ में गुजारे हैं और आज भी यही वो सिलसिला जारी है कि खिदमत के तौर पर तालीमी मैदान में लोगों को आगे पहुंचाने के लिए अपने वक्त और अपने पूरे तरीक़े से अपनी मेहनत को लगा देते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब मोहम्मद मिन्हाजुल हक़ साहब से है, CDM कोऑर्डिनेटर शाख भैंसा से, वो आए और स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएँ। इनके बाद मैं हमारे CDM शाख भैंसा के इंग्लिश फैकल्टी जनाब मोहसिन ख़ान साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएँ। नॉलेज पर्सन, वेल नोइंग सब्जेक्ट पर्सन जनाब मोहम्मद मुजाहिद साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएँ। इनके बाद मैं हमारे CDM शाख भैंसा के मोस्ट सीनियर फैकल्टी, वेल नॉलेज पर्सन जनाब इरफान साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएँ। इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मैं क़िराअत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ हमारे CDM शाख भैंसा के उर्दू फैकल्टी जनाब मोहम्मद मुजाहिद साहब को कि वो आएँ और क़िराअत कलाम पाक पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मोहम्मद मुजाहिद साहब, उर्दू लेक्चरर, जो आपके सामने क़िराअत कलाम पाक पेश कर रहे थे। इनके बाद मैं नात पाक के लिए हमारे CDM शाख भैंसा की एक तालिबा सफ़ूरा परवीन को दावत देता हूँ कि वो आएँ और नात पाक पेश करें। सफ़ूरा परवीन, CDM शाख भैंसा, TG टेट तालिबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है।
अर्श-ए आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या ज़िंदगी की भी परवाह ना हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। ये थे सफ़ूरा परवीन जो आपके सामने नात पाक पेश कर रहे थे। जी हाँ, की है मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लामा इक़बाल ने शिकवा और जवाब शिकवा में दुनिया में होने वाले लोग जो अपने ऊपर मुसीबतें समझते हैं और तकालीफ़ समझते हैं, जिसमें अल्लामा इक़बाल ने ज़ाहिर किया, ज़ाहिर में तो वो तकालीफ़ और मुसीबतें नज़र आती, लेकिन वो इंसान के फ़ायदे के लिए ही होती। हर शर में कुछ ना कुछ भलाई होती। इसको एक इंसान की जहन समझ नहीं सकती, वो तो सिर्फ़ खुदाए ताला ही समझता है। लेकिन हमको ये जानना, हम इस मौके पर ये समझना चाहिए कि ये जो तकलीफ़ है, जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ आती, वो हमारे फ़ायदे के लिए ही है। तो जवाब शिकवा में अल्लामा इक़बाल ने इस चीज़ को सराहा है। और आखिरी में जवाब शिकवा का आखिरी जो शेर था यही था कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लूह व क़लम तेरे हैं। शर्त यह है कि मोहम्मद के साथ वफ़ादारी और उनके तरीक़ों पर अमल करना और उनको हमारी ज़िंदगी का एक आइडियल बनाना ही ज़िंदगी का मकसद हयात कहलाता है। तो ये थे सफ़ूरा बेगम जो बेहतरीन अंदाज़ में नात पाक पेश कर रहे थे। ऐसी सुरीली आवाज़ और ऐसे अंदाज़ बयान जिससे मुझे भी नात पढ़ने को जी चाह रहा है। मिट नहीं सकता मुसलमान रसूले अरबी, मिट नहीं सकता मुसलमान रसूले अरबी। सर पे हो आपका दामान रसूले अरबी, सर पे हो आपका दामान रसूले अरबी। मिट नहीं सकता साथ ले जाइए जन्नत में के कुछ लाज रहे, साथ ले जाइए जन्नत में के कुछ लाज रहे। मग़फ़िरत का नहीं सामान रसूले अरबी, मग़फ़िरत का नहीं सामान रसूले अरबी। मिट नहीं सकता यही मोमिन की है पहचान रसूले अरबी, यही मोमिन की है पहचान
रसूले अरबी तुम पे हो जाए वो क़ुरबान रसूले अरबी तुम पे हो जाए वो क़ुरबान रसूले अरबी मिट नहीं सकता। तो ये कुछ थे नात के चंद अशार जो इस मौजूदा दौर की अक्कासी करती है। हम अपने आप को कभी भी कमतर ना समझें, हम कभी भी अपने आप को हारा हुआ ना समझें, हम कभी भी अपने आप को नाकाम ना समझें। हमेशा कामयाबी के रास्ते पर चलना है, क्योंकि हम ही से दुनिया में दुनिया बाकी है। प्यारे अल्लाह ने फरमाया कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी, कब तक रहेगी? जब तक एक ईमान वाला दुनिया में रहेगा तब तक दुनिया चलेगी। दुनिया जो चल रही है एक ईमान वाले के ज़रिए ही चल रही है। और 100% 100% जो कामयाबी है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में ही है, और 100% जो नाकामी है वो गैरों के तरीक़े में ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दी 100 किताब में 100 नामी जो है ना एक फ़िलासफ़र ने लिखा है, 100 शख्सियात के बारे में लिखा, और सबसे बेहतरीन शख्स दुनिया में जो अब तक आया है 100 लोगों के बारे में लिखा जो दुनिया में अब तक 100 बेहतरीन शख्स आए। तो पहले नंबर पे एक क्रिश्चियन जॉन 100 ने लिखा कि पहले नंबर पर जो शख्स हो गया वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और दूसरे नंबर पे न्यूटन को लिखा, और तीसरे नंबर पर ईसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियन होते हुए कह रहा है कि एक बेहतरीन शख्स जो है वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। तो इनके तरीक़ों को अपनाना है और ज़िंदगी गुजारना है। तो आज का ये प्रोग्राम हमारा CDM की जानिब से रखा गया है। TG टेट की कोचिंग 25 दिन से हमारे पास चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने अपने जोश और जज्बे का इजहार करते हुए क्लासेस को वक्त की पाबंदी करते हुए पूरी जुस्तजू और दिलचस्पी के साथ क्लासेस को आते थे, और जितने भी फैकल्टीज़ हमारे पास थे वो पूरे फैकल्टीज़ अपने पूरी मेहनत और लगन के साथ उनको पढ़ाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 25 दिन आज यहाँ पर पूरे मुकम्मल हुए। और CDM की जानिब से और बच्चों के फ़ायदे के लिए, ताकि उनके तालीम में आसानी हो और उनको पढ़ने में आसानी हो और उन्हें कामयाबी के रास्ते पर बिल्कुल जो है ना अपने आप को पहुँचाए, इसलिए एक मटेरियल का जो है ना इंतखाब करके बेहतरीन एक्सपीरियंस होल्डर्स के साथ, एक्सपीरियंस फैकल्टी के ज़रिए किताबें तैयार की गई, और उसको किताब की शक्ल में, इससे पहले सॉफ्ट कापीस आते थे, अभी हार्ड कॉपी जो है ना आप स्टूडेंट्स तक पहुंचाया गया है, और वो हार्ड कॉपी जो किताबें हैं वो आपको इंशाल्लाह अभी थोड़ी कुछ देर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ CDM की जानिब, CDM का, कि वो उन्होंने हमारे तलबा और तालिबात के लिए इन बुक का जो है ना इंतखाब करके हम तक यहाँ पर ये चीज़ पहुँचाई है। उम्मीद है कि इन किताबों का आप बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, लेकर सिर्फ रखने के लिए नहीं है, लेकर पढ़ने के लिए है। आप इन किताबों को पढ़कर अच्छा इसका इस्तेमाल करके आपके जो मकसद है उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हमारे CDM के फैकल्टी उर्दू लेक्चरर है और बेहतरीन उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको। मैं इस मौके पर उनके 2 मिनट के लिए कुछ अल्फाज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो मैं दावत देता हूं जनाब इरफान साहब को इस शेर के साथ कि अपनी आँखों में है हो जो वो बर्क़ शजर रखते हैं, अपनी आँखों में जो वो बर्क़ शजर रखते हैं, हम भी सूरज को बुझाने का हुनर रखते हैं। मेरी मुराद जनाब इरफान साहब से हैं कि वो आए और इज़हार ख्याल करें। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहनशीन पे तशरीफ़ फरमा तमाम फ़ैकल्टी, कोऑर्डिनेटर साहब, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फ़ज़ल करम हुआ कि CDM की जानिब से जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर उनकी निगरानी में ये बुक तरतीब दी गई, जिसमें काफ़ी सारा मवाद है। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस बैच को ये बुक्स मिले, थोड़ी ही देर में तकसीम किए जाएंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए CDM और भैंसा CDM शाख के भी आप डिस्ट्रिक्ट सतह पे आला मुकाम लाकर नाम रोशन करेंगे। जैसा कि बारहा कहा जा रहा है कि एक दफ़ा
पूरी जी और जान से एड़ी का ज़ोर लगाकर अगर हम तैयारी कर लेंगे तो आइंदा 50 साल हम लोगों को ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारनी पड़े। बारहा मिसालें देते गए, यहाँ पर भी आप लोगों को मोटिवेट किया गया। कई बार बताया जाता है कि अगर ज़ेरे ज़मीं पानी 100 फीट पर है, हम उसे 100 फीट नहीं मार के मुख्तलिफ़ जगहों पर 20-20 फीट हर जगह मार रहे हैं। 100 बार भी मारे तो वो 100 फीट पानी हमको हासिल नहीं होता। एक ही दफ़ा अगर बोर को 100 फीट मार दिया जाए उस जगह पर तो वो पानी हमको हासिल हो जाता। तो इससे ये मालूम हुआ कि एक दफ़ा हम साल 2 साल अच्छी मेहनत कर लेंगे, कामयाबी हासिल कर लें तो हमारे जितने भी मुश्किलात है, परेशानियां हैं, आफतें हैं, इससे दूर हो जाती हैं। मुसलसिल रुख पर, सही रुख पर मुसलसिल कोशिश करना कामयाबी की ज़ामिन है। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। माशाल्लाह, ये थे जनाब शेख इरफान साहब, उर्दू फैकल्टी CDM शाख भैंसा, जो फरमा रहे थे कि मेहनत करना है और जुस्तोजर लगन के साथ मेहनत करना है तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। इनके बाद में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे CDM शाख भैंसा के उर्दू फैकल्टी जनाब मोहम्मद मुजाहिद साहब को अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि कामयाबी ने सदा इन्हीं के क़दम चूमे हैं, कामयाबी ने सदा इन्हीं के क़दम चूमे हैं जो हौसला रखते हैं गिर के संभलने का। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद मुजाहिद साहब है कि वाए और अपने ख़यालात का इजहार करें। डाइस पर मौजूद कोऑर्डिनेटर मिनाजुल हक साहब, कन्वीनर परवेज़ आलम साहब और दीगर मेरे साथी और टेट के तमाम उम्मीदवार, इंतहाई आखिरी मरहले में हम पहुंच चुके हैं। मैं समझता हूं कुछ ही दिनों में जो है टेट का इनेकाद भी हो जाएगा और आपने, मैं ये भी समझता हूं कि अच्छी खासी तैयारी मुकम्मल कर ली होगी। इस टेट के ज़रिए से हमारा जो नज़्बुल-ऐन है, यकीनी तौर पर हम DSC के लिए कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को जो है बेहतर बनाने के लिए हम टेट लिखते हैं। और आप अगर 2024 की जो सिलेक्शन लिस्ट है उस लिस्ट को अगर देखेंगे आप तो उसमें कहीं ना कहीं टेट के जो निशानात थे वो निशानात जो है लिस्ट के अंदर काफ़ी जो है चेंजेस लाने में ज़िम्मेदार रहे। तो टेट के अंदर आपके अच्छे निशानात DSC पर असरअंदाज होते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये सवाल ज़हन में गर्दिश करते रहता है कि जो है DSC का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब होगा। तो इसका जवाब यही है कि अमूमन होता ये है कि एक DSC के बाद दूसरा DSC का नोटिफिकेशन आने के लिए 5 साल का अरसा लग जाता है। लेकिन आप लोग खुशनसीब है कि फ़ौरी तौर पर जो है एक नोटिफिकेशन इंशाअल्लाह शायद इस साल आ जाए या अगले साल भी आता है तो कोई खसारे की बात नहीं है। लेकिन DSC के अंदर कामयाब वो लोग होते हैं जो नोटिफिकेशन आने तक जिनका 80% नसाब जो है मुकम्मल हो जाता है। यानी कि वो जो है नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन के आने तक 80% उनका नसाब मुकम्मल हो जाता है। वो जो है पढ़कर उसको बाजू में रख देते किताबों को, फिर जो कुछ बचा हुआ है नोटिफिकेशन आने के बाद उस पर काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये ख्याल कर रहे हैं, अगर आपके जहन में ये है कि जो नोटिफिकेशन आएगा
और हम किताबें खोलेंगे, हम जब से तैयारी शुरू करेंगे तो आपके कामयाबी के चांसेस जो है बहुत कम है फिर, क्योंकि अभी जो कंपटीशन लेवल है ये बहुत ज़्यादा हाई है। और मैं ये ज़ोर देकर कहूँगा आपको कि आपको अपना जो है मुकाम मालूम होना चाहिए। इस कंपटीशन लेवल के अंदर आपको आपका लेवल क्या है मालूम होना चाहिए, आप किस मुकाम पर ठहरे हुए हैं। अभी अगर मैं कहूँ आपको कि अगर आप एसजेटी के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, आप डीएड है और एसजेटी लिख रहे हैं, तो कम से कम जो है 65 से 70 की रेंज ये जो है सेफ़ जोन में है। आप इतने मार्क्स आपको लाना है, 65 टू 70 मार्क्स की रेंज। और ये कोई मामूली रेंज नहीं है, इतना आसान नहीं है इसको जो है क्रैक करना या इस लेवल तक पहुंचना, काफ़ी मेहनत करनी है। दूसरी चीज़, हमारी कमज़ोरियां का हमको इल्म रहना। अगर आप अपनी कमज़ोरियों पर काम नहीं करेंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स पर काम करके अगर क्रैक करने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर एसजीटी की पोस्ट तो बहुत मुश्किल है वो। अगर आपका रियाजी और अंग्रेज़ी कमज़ोर है या आपका रियाजी और अंग्रेज़ी अच्छा है लेकिन उर्दू के अंदर आप कमज़ोर है, ऐसा नहीं चल सकता। एसजीटी की पोस्ट के लिए आपको तमाम जो है सब्जेक्ट्स के अंदर माहिर होना पड़ता, अच्छा काम करना पड़ता। यकीनी तौर पर अब ये भी नहीं हो सकता कि हम 5 के 5 में भी जो है बिल्कुल बहुत पावरफुल हो जाए, ताकतवर रहे, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जो कमज़ोरियां हैं उन कमज़ोरियों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जिसमें हैं आप अच्छे, ठीक है, आपका हो सकता है उर्दू बहुत अच्छा है, आपका अंग्रेज़ी बहुत अच्छा है लेकिन रियाजी अच्छा नहीं है। तो जो वीक पॉइंट्स है उन वीक पॉइंट्स पर जो है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और आपको अपना जो है पोजीशन मालूम रहना, आप कंपटीशन लेवल में कहाँ पर ठहरे हुए हैं। अगर आप 60-70 की रेंज में नहीं हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, एक्सपर्ट्स क्या कर सकते हैं, आपको जो है रास्ता बता सकते हैं, आपको जो है उस जानिब रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन काम करना आपको है, पहुंचना आपको है वहाँ पर। और आप अगर उसके लिए आमादा नहीं है, आप दिल से उसके लिए जो है तैयार नहीं है, याद रखें कि जो है अभी शायद मैं समझता हूँ कि आप के लिए जो मौका है ये आखिरी मौका भी हो सकता है। अब उसके बाद क्योंकि 5 साल 6 साल के बाद आप किस मुकाम पर होंगे सोचिए ज़रा। कहीं ना कहीं जो है शादीशुदा ज़िंदगियों में आप दाखिल हो जाएंगे, फिर उस लेवल पर जाकर पढ़ना, तैयारी करना एक बड़ा मुश्किल कठिन मरहला हो जाता है आपके लिए। ये एक अच्छा मौका है। अगर 1 साल तक भी नोटिफिकेशन आता है तो फिर आपके लिए और बेहतर है ये। और जो है मैं समझता हूँ कि एक नौकरी के हासिल करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कम से कम जो 1 साल की तैयारी होनी चाहिए, तो आपके चांसेस रहते। अगर आपकी तैयारी वैसी नहीं है तो तैयारी शुरू कीजिए। कम से कम जो है दिन में, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लूँगा, प्राइवेट स्कूल में जॉब भी करूँगी मैं और जो है डीएससी का भी पढ़ूँगी, तो ये 2 एक साथ चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती फिर आपके लिए क्रैक करना। सब चीज़ें छोड़ना पड़ेगा आपको। जैसा वो 12th फेल में जो है चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, तो इस तरह से जो है ये सब सरगर्मियाँ आपको छोड़ना पड़ेगा। और एक पूरी यकसुई के साथ कम से कम जो है 14-15 घंटे की जो है शेड्यूल बनाइए, आप उस पर काम कीजिए। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो, लेकिन जब आप उसमें ढल जाते हैं तो 14 घंटे भी आपको बस नहीं होते फिर तैयारी के लिए। इस उम्मीद के साथ कि जो है यहाँ पर जो आपको कुछ निखारने की कोशिश की गई है, यकीनी तौर पर टेट के अंदर आपको उससे फ़ायदा भी होगा। जो मटेरियल दिया जा रहा है वो भी बड़ा अच्छा मटेरियल है, उससे भी इस्तेफ़ादा कीजिए। ख़ुद के नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए आप, क्योंकि जो लिखा हुआ अपना रहता वो ज़्यादा कारआमद होता है, इससे भी बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आप पूरी तैयारी करेंगे तो ये आपको आईना दिखाने का काम करेगा। इंशाअल्लाह हाँ, हम भी दुआ गो है कि जो है तमाम बैठे हुए बच्चे कम से कम 100+ तो जाए और इसका असर जो है यकीनी तौर पर डीएससी के अंदर होगा। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद मुजाहिद साहब जो अपना सेल्फ़ एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहे थे। हाल में आप भी इससे उर्दू जॉब हासिल किए हैं, काफ़ी कामयाबियाँ आपको मिली है। पहले आपने जो है ना टिमरिस में जूनियर लेक्चरर इन उर्दू कामयाबी हासिल की, फिर उसके बाद इससे उर्दू कामयाबी हासिल की,
और भी कामयाबी हासिल करने के हकदार हैं, क्योंकि मेहनत इन्होंने ऐसी की है। वही मेहनत आपको करने के लिए जो है ना सलाह दी गई, क्योंकि एक कामयाब शख्स के बातें सुनना ऐसा है कि अपने आप को कामयाब बना लेना, क्योंकि उन्होंने जिस रास्ते पर चले हैं वो रास्ता आपको बतला रहे हैं कि कामयाबी का रास्ता तो असल ये है। तो इस पर अमल करने से आपको इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इनके बाद में हमारे एक भैंसा के एमटेक इंजीनियर, अखलाक के आला दर्जा मियार रखने वाले शख्स, खिदमत खल्क़ में हमेशा सफ़े अव्वल में रहने वाले शख्स, लोगों का दुख और दर्द बांटने वाले शख्स, जिनकी तारीफ़ कितनी भी की जाए तो कम है। एक शेर उनके लिए याद आता है जो उनके मिजाज की अक्कासी करता है। मेरी मुराद मोहसिन ख़ान साहब से है कि उनके लिए शेर है कि हम अखलाक के पैकर हैं, दूर तक अपना असर छोड़ जाएंगे। हम अखलाक के पैकर हैं, दूर तक अपना असर छोड़ जाएंगे। हम इस ज़माने के नए फ़नकार हैं कि पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाएंगे। मेरी मुराद जनाब मोहसिन ख़ान साहब है कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब मोहम्मद मिनाजुल हक़ साहब, कोऑर्डिनेटर CDM, और मोहतरम जनाब परवेज़ आलम साहब, कन्वीनर CDM भैंसा यूनिट, और हमारे मोअज़्ज़िज़ फैकल्टी मेंबर्स और डियर स्टूडेंट्स, आप सबको इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। आज का मेरा उन्वान है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। मीना सर ने कुछ कहा था कि कुछ मुख्तसर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात कहने के लिए कहा था। तो एक अच्छी शख्सियत का इर्तिक़ा, मतलब शख्सियत कैसे बनती है, उस पर मैं मुख्तसर दुनिया एतबार से शख्सियत मतलब बनाने के क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं और हमारा इस्लामी तरीक़ा शख्सियत अच्छी बनाने के लिए क्या कहता है, वो मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ। हमारा जो दीन इस्लाम है ये 3 अहम बुनियादी मक़ासिद पर टिका हुआ है। एक है शख्सियत का इर्तिक़ा, एक अच्छी शख्सियत जो कुरान और हदीस की रोशनी में होना चाहिए। दूसरा है माशरे की तामीर, एक अच्छा इस्लामी माशरा, मतलब एक अच्छी शख्सियत बनती है तो एक अच्छा इस्लामी माशरा वजूद में आता है। तीसरा है रियासत की तश्कील, जब एक अच्छी शख्सियत बनती है, जब एक अच्छा इस्लामी माशरा बनता है तो एक अच्छी इस्लामी रियासत बनती है। तो मैं अपना पहला उन्वान है शख्सियत का इर्तिक़ा, उस पर कुछ मेरे जो ख़यालात है आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक अच्छी शख्सियत किस तरीके से बनती है? क्या एक हम 5000 का अच्छा एक लिबास पहनने से बनती है? क्या एक 10,000 की अच्छी साड़ी पहन लिए ईद के दिन उससे बनती है? कि हाथों में एक 50,000 के कंगन पहन लिए तो बनती है? या बैंगल्स पहन कुछ और अपने जो भी चीज़ें हैं उससे बनती है? क्या नहीं बनती। वो किससे बनती? किससे बनती? अखलाक से बनती, इल्म से बनती। तो अब दुनिया के जो लोग हैं हमारी पर्सनालिटी के, वो लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हम उसमें देखेंगे। तो अगर दुनिया एतबार से देखें तो सबसे पहले एक आता है हमारा एक्सटर्नल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो है मतलब ज़ाहिरी तौर पर दिखता है। उसमें आता है फर्स्ट हमारा फ़िज़िकल अपीयरेंस। फ़िज़िकल अपीयरेंस में क्या आता है? इंसानी लिबास। सबसे पहले आपका जो लिबास है वो ख़ुद बताता है कि आप किस किस्म के शख्स हैं। क्योंकि जो मतलब एग्ज़ाम्पल अगर आपको दिए कि आपका जो लिबास जो आप पहनते हैं, आपका लिबास इतना डिसेंट होना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम्पल अगर उसके दूँ मैं तो इक़रा हसन को कोई देखे, इक़रा हसन कैरान MP का भी देखे कितना सिंपल लिबास पहनती हो। लेकिन जितने आपका लिबास जितना सिंपल रहेगा उतना आपकी इज़्ज़त मतलब जो लोगों के दरमियान में क्या है बढ़ेंगी। नेक्स्ट आता है आपका डिसेंट, मतलब जो हेयर कट रहना चाहिए। उसके बाद आपका शूज़ वगैरह, जो उसके बाद एक्सेसरीज़, जो भी है ये जो चीज़ें हैं फ़िज़िकल अपीयरेंस के अंदर आते हैं। उसके बाद होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, जो बात करने का आपका तरीक़ा होता है, आप किस तरीके से बात करते हैं लोगों के साथ। तो उसमें सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन स्किल्स में। इसके ऊपर बहुत से लोग बड़े बड़े ट्रेनर्स कम्युनिकेशन के एक सेपरेट क्लासेस रखते हैं, बड़े बड़े लाखों की फ़ीस लेके आपको कम्युनिकेशन मतलब किस तरीके से बात करना सिखा दे। तो उसमें एक चीज़ ये आती है, उसमें आता है एक्टिव लिसनिंग। तो उसमें क्या है, मतलब टॉक लेस लिसन मोर। आपको क्या है, कम बात करना है, ज़्यादा सुनना है। ज़्यादा बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता। आप किसी मतलब शख्स से मिलने को गए, आप उनके सामने जाके उनकी बात नहीं सुन के आप आपकी बात दोहरा रहे तो वो आपको पसंद नहीं करते। तो आपको क्या है, एक 30% 20% बात करना है, ज़्यादा सुनना है
वो लोग क्या बोल रहे, तो जब तो जो लोग हैं हमारे जिससे मिलने को गए, वो आपकी बात को मतलब सुनते भी हैं और आपको पसंद भी करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आता, सो फर्स्ट एक्टिव लिसनिंग, क्या टॉक लेस लिसन मोर, और उसमें क्या था, दूसरा क्या था, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। आप जब भी बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस से बात करना है, और जब बात करते हो ज़रा मुस्कुराते हुए बात करना है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स में, और नरमी से बात करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और तीसरा जो आता है उसमें मैनर्स, आपके जो मैनर्स है, आप किसे मतलब जब आप लोगों से मिलेंगे उसमें आता है मतलब आपका जो मिजाज है बात करने का, और उसमें ख़ास करके ये आता है हैंडशेक, प्रॉपर हैंडशेक भी होना। कभी आप गए ऑफिस में किसी से मुलाकात करें, इतना कमज़ोर भी हाथ नहीं मिलाना है कि लोग समझेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कमज़ोर है, इतना ताकतवर भी हाथ नहीं मिलाना है कि लोग समझेंगे अरे कितना सख्ती से हाथ मिला दिया। तो ये मुख्तसर से जो तरीक़े हैं इस्लाम अपने जो दुनिया में मतलब वो आते। फिर अब इसमें इस्लामी अपना मॉडल क्या है, ये तो जो तरीक़े दुनिया के हैं वो लोग भी क्या करें, वो अपने इस्लामी तरीक़ों में से लिए। अब दुनियाई तरीक़े इस्लाम में क्या है, इस्लाम के अगर देखें तो वो दो चीज़ों में तकसीम होता है। इस्लामिक का जो मॉडल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरा ताल्लुक़ और उनसे बे इंतहा मोहब्बत। इसकी मैं दो मिसालें देना चाहूँगा। एक तो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बे इंतहा मोहब्बत रखे और इस्लाम के सबसे पहले मतलब शहीद बने। और दूसरा मैं ये देना चाह रहा हूँ, एक सहाबिया का वाक़या है कि जब एक बार जंग के दौरान बहुत से लोग शहीद हो चुके थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र में वो सहाबिया ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम करने के लिए जो लोग अपनी जंग से वापस हो रहे थे, तो उनसे पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें से एक शख्स ने कहा कि आपके वालिद शहीद हो चुके हैं। फिर उस सहाबिया ने दूसरी बार पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे खैरियत बताओ। फिर किसी शख्स ने कहा कि आपके शौहर शहीद हो चुके हैं। फिर तीसरी मरतबा उस औरत ने कहा कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत बताओ। तो फिर किसी शख्स ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है। तो उस औरत ने उस तारीख़ी जुमला कहा कि अगर मेरे नबी अगर सलामत है तो मुझे हर गम बर्दाश्त है। तो इस ख़ितम की मोहब्बत हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना है, क्योंकि असल मोहब्बत आज के दौर में हम क्या मोहब्बत कर रहे बोलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हमारा इतना दूर का ताल्लुक़ हो गया, हम भी क्या बोल रहे हैं, अल्लाह के नबी बोल रहे, हमारे भी नबी नहीं बोल रहे, अल्लाह के रसूल। आज हम नबी से क्या मोहब्बत करिए बताइए। कभी हम दिन में कभी एक बार तो भी दुरूद भेज रहे हैं उनको। आज के दौर में नबी से मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत से दुरूद हम भेज रहे, कभी नहीं भेजे। तो सबसे पहले इस्लाम में हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक आता है इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत। दूसरा आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर है, अखलाक़ है। अखलाक़ी कैरेक्टर में हमको लेना है, सबसे पहले आता है इल्मी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे थे। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब भी कुरान की आयत लेकर आते थे वो ख़ुद याद करते थे और सहाबा को याद दिलाते थे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इल्म को हमको सीखना है और दूसरों को सिखाना है। एक है फर्स्ट इल्म आता, दूसरा है उसमें एक अहम सब्र। ये जो सब्र लफ्ज़ है बहुत छोटा लफ्ज़ है, लेकिन इसकी जो ताकत इतनी है कि ये बड़े बड़े पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर सकता है। जो लोग मुश्किल वक्त में सब्र करते हैं उस वजह से उनके जो दर्जात है वो दर्जात बुलंद होते हैं, और सब्र करने वालों को बग़ैर हिसाब किताब जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला दाखिल फरमाते हैं। तो सब्र की मिसाल, जब सब्र का लफ्ज़ आया तो मैं दो वाक़यात को आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो जब एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फ़ाक़ा पड़ा तो भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि बड़े बड़े ताकतवर जो सहाबी थे हमारे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उस भूख की तड़प से उन्होंने अपनी कमर को सीधा रखने के लिए पेट पर पत्थर बांध लिए थे चलने के लिए। तो लास्ट में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि भूख के मारे हमारा एकदम बुरा हाल हो चुका है, तो हमने पेट पर पत्थर बांधे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आपने तो एक पत्थर बांधा है, मैंने 2 पत्थर बांधे हैं। तो मुश्किल वक्त में हमको क्या है, सब्र करना है। सब्र की और एक मिसाल देना चाहूँगा। जब सब्र लफ्ज़ आता है तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की याद हमको आनी चाहिए। अगर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की याद नहीं आई तो सब्र का जो लफ्ज़ का ही तौहीन है। सब्र लफ्ज़ जब आता तो उन्होंने इतना सब्र किया, जब उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया उसके बाद उन पर इतने जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े, जब पूरे कोड़ों से मार कर पूरा उनको लहू लुहान कर दिया जाता था। उसके बाद उनको गर्म रेत पर लिटाकर उनके ऊपर चट्टान रख दी जाती थी, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता था, आहदुन आहदुन। जो मारने वाला उनका जो सरदार था
उन्हें मारते मारते थक गया, लेकिन इन्होंने सब्र करते करते नहीं थके। लास्ट में वो तंग आकर उन्होंने कहा कि ए बिलाल, तुम अंदर से इस्लाम में रहो, तुम इस्लाम में रहो, लेकिन ऊपर से मेरी इज़्ज़त को बचाने के लिए तुम कह दो कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से फिर गए हो। लेकिन उन्होंने हरगिज़ ये बात नहीं की, उन्होंने कहा अहदुन अहदुन। तो सब्र, मुश्किल वक्त में सब्र हमको करना है। तीसरा अहम है, इसमें एक मिसाल देना चाहूँगा, सच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई की एक बेहतरीन मिसाल थे। हमको इस तरीके से सच्चा बनना है कि लोग हमारी सच्चाई की मिसाल दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की मिसाल तो वो उस वक्त के जो कुरैश के जो सरदार थे, काफिर सरदार भी उन्होंने देते थे। और चौथा है इंसानी हमदर्दी। अगर हम एक अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर इंसानी हमदर्दी एक अच्छी होनी चाहिए। और चौथा है अमानतदारी। आप बेहतरीन एक अमानतदार थे। जो लोग आपके सामने एक मतलब जो भी रखते थे अमानत के तौर पर, उनको आप बहुत हिफाजत से रखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक है, उन लोगों की मदद करते थे जो लोग उनको नुकसान पहुंचाते थे। इसकी एक मिसाल देना चाहूँगा मैं कि एक जो औरत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हर रोज़ कचरा फेंकती थी। वो तो हम तो हर वक्त सुने से। तो एक दिन उस औरत ने कचरा नहीं फेंका, तो उन्होंने उसकी मतलब हालचाल मालूम किया, तो पता चला कि वो बीमार है। तो फिर उन्होंने उसकी जाके इयादत की तो फिर मालूम हुआ, तो उनके इस अखलाक को देखकर उस औरत ने इस्लाम में कबूल किया। इससे हमको क्या पता चला है कि इंसानी खिदमत जब आप करेंगे तो इस्लाम फैला। इस्लाम कभी तकरीरों से नहीं फैला। लोग हम क्या समझ रहे थे, हम एक तकरीर कर लिए इस्लाम फैल गया। इस्लाम कभी तकरीर से नहीं फैला। इस्लाम हमेशा इंसानी खिदमत से फैला। और इस्लाम का असल मकसद क्या है? खिदमत खल्क़ है। और चौथी बात आपसे कहना चाहूँगा, जस्टिस। हमको इंसाफ के इतने मतलब बेहतरीन मिसाल बनना है ताकि दूसरे लोग जो गैर कौम के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो आगे हमसे उनके जो मसाइल है वो आगे हमसे मतलब हल करें। इंसाफ की मैं एक मिसाल देना चाहूँगा हज़रत उमर फारूक की, कि जब वो खलीफा बने थे तो एक लड़की ने आकर उनसे कहा कि आपके बेटे ने मेरे साथ ज़िना किया है। तो उन्होंने जैसा भी ये बात सुनी, फ़ौरी उन्होंने अपने घर की तरफ रुख करे, जाके देखे तो बेटा उनका खाना खा रहा था। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि खा ले, ये तेरा आखिरी खाना है। तो वो जैसे भी ये अल्फाज सुने, उनकी बीवी घबरा गई, क्या हुआ बोलता हूँ। फिर उन्होंने क्या करे, उनके बेटे को अब कॉलर से घसीटते हुए उनसे मतलब कॉलर से घसीटते हुए मस्जिद नबवी ला के जल्लाद को हुक्म दिया कि इनको कोड़े मारो। तो हर कोड़ा जब पड़ता था तो पूरा खून लेकर निकलता था, गोश्त के तिक्के लेकर निकलते थे। तो एक तरफ तो था बाप का दिल अंदर से पूरा छन्नी छन्नी हो जा रहा था, एक तरफ से हमारे अमीरुल मोमिनीन जो इंसाफ कायम कर रहे थे। तो जब आखिरी कोड़ा पड़ा तो बेटे ने एक चीख लगाई कि अब्बा जान मेरी आखिरी सांस निकल रही है। तो हज़रत उमर फ़ौरी जाके उनको बेटे को लपक के पकड़ लिए और उनसे कहा कि बेटे तुम जाकर कहना कि हज़रत उमर ने इंसाफ़ करने में बेटे तुम जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि हज़रत उमर ने इंसाफ़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो थे कुछ मुख्तसर से जो इस्लामिक पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में मैं आपके सामने रखना चाहूँ था। तो हमको अगर एक अच्छी मतलब शख्सियत बनना है तो हमको ये सारे चीज़ों पर अपने आप को मतलब अच्छा परफेक्ट बनाना है। तो मैं और साथ ही साथ इस CDM का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया इंग्लिश में। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़े अच्छे मार्क्स लाए और सब डिसेंसी से आए, रेगुलर आए। और मैं सबके लिए दुआ भी करता हूँ कि आने वाले DSC में सबको इंशाल्लाह जॉब्स भी मिले। और जॉब मिलने के बाद, जॉब मिलना अहम नहीं है, जॉब मिलने के बाद आपकी जो ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी ईमानदारी से होना चाहिए। मैं आपको एक ही बात बोला, क्या बोला कि आप एक अच्छे IAS ऑफिसर बन जाओ या ग्रुप 1 बन जाओ या टीचर बन जाओ, लेकिन उसके बाद अगर आप ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करें तो आपकी जो आप इंसानी भेज में, क्या बोला मैं आपको, हैवान है। अगर कोई डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर भी बन जाए, लेकिन उन्हें अगर चाहे तो एक 10 रुपये की मेडिसिन से वो उसका इलाज कर सकता है, लेकिन उन्हें वो नहीं करके उसका ऑपरेशन कर दे रहा, तो वो इंसानी फेज में वो भी क्या है, हैवान है। उन्हें उसकी ड्यूटी के साथ इनजस्टिस कर रहा। तो वैसे ही आप लोग को भी जब ड्यूटी मिले तो आपका फ़र्ज़ क्या रहेगा, आप 9 to 5 जो गवर्नमेंट आपको पे कर रही 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, आपका एक रुपये का आपको हिसाब देना है। तभी जाके आप भी एक अच्छे स्टूडेंट्स को तैयार कर सकते, एक अच्छी कौम को तैयार कर सकते। तो आखिर में मैं आप सब के लिए मतलब दुआ गवा हूँ कि आप सबको इंशाल्लाह आने वाले इसमें नौकरियाँ मिले। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, ये थे मोहसिन ख़ान साहब, M.Tech इंजीनियर।
जो अपने ज़रीन ख़यालात का इज़हार आपके सामने पेश कर रहे थे। इस्लामी तरीक़े में ही कामयाबी है। इस्लामी तरीक़े पर जो चलता है वो दीन को भी जानता है, वो दुनिया को भी जानता है। जो इस्लामी तरीक़े से भटका वो सिर्फ़ दुनिया को जानता है। दुनिया हासिल करना मकसद नहीं है, दुनिया के साथ दीन आखिरत को भी हासिल करना है मकसद है, जो सिर्फ़ इस्लामी तरीक़ों पर चलने के बाद ही हमको कामयाबी हासिल होती है। हम 3 घंटे के फ़िल्म में जो हीरो होता वो हीरो को देखकर कहते हैं कि ये हीरो है। 3 घंटे की मूवी में जो काम करता वो हीरो बोलते, लेकिन असल हीरो कौन है? हीरो तो वो होता है जो मासूमों का, लाचारों का बोझ उठाए। हीरो तो वो होता है जो बुढ़िया कचरा डाले भी तो झटक कर जो है ना दुआ देकर जाए। हीरो तो वो होता है जो अपने कपड़े जो पहनता है और उसके ऊपर जो है ना पेवन लगे हुए होते और दूसरों को अच्छी पोशाक पहनाए, ये हीरो है। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे असल आइडियल हैं। इसको लेकर चलेंगे तो ज़िंदगी में कामयाबी आपकी यकीनी है। प्रोग्राम के अख्ताम के जानिब हम लोग पहुँच रहे हैं। इख्तितामी तकरीब हमारे सदर जलसा कोऑर्डिनेटर जनाब मोहम्मद मिनाजुल हक साहब की होगी। इनसे पहले मैं आपका मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने तो पेश करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, ज़बान मजबूर है और मेरी ज़ुबान रुकती नहीं है इस मौके पर कि आपकी तारीफ़ करे बग़ैर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि आपके कारनामे, आपकी खिदमत ऐसी है कि जिसके बोले बग़ैर हम जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते। ज़िंदगी आपने जो है ना खिदमत खल्क़ में गुजार दी, जिसके लिए मुझे शेर याद आता है कि खुदा के बंदों की जो खिदमत करते हैं हरदम, खुदा के बंदों की जो खिदमत करते हैं हरदम, रोशन लहद में भी उनका कफन महकता है। यानी इंसान जब दुनिया में था खुदा बंदों की खिदमत करता गया, जब लहद यानी कि ख़बर में पहुंचता है तो उसकी कफन से एक ऐसी खुशबू निकलती जो क़ब्रस्तान में मौजूद खबर दूसरे ख़बरों में मौजूद लोगों को भी उस खुशबू से जो है ना अपनी लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहता। तो यही मिसाल हमारे मोहम्मद मिनाजुल हक साहब की है। आपने जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा है और दूसरों को हमेशा अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की फ़िक्र करते रहते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके आपके स्टूडेंट्स जो आज तरक्की की राह पर है, जो एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे हैं, उस्तादों के उस्ताद हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि आज पूरे शागिर्द जो है पूरे उस्ताद के शोबों पर मौजूद है, उस्तादों के उस्ताद है। और कई स्टूडेंट्स जो है ना सिर्फ अपने ख़ुद के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा पहुँचाते, दूसरे अगर लोग हैं जो स्टूडेंट्स इनके नहीं है तो उनके लिए भी जो ना फ़ायदा पहुँचाते रहते हैं। और हमेशा आज भैंसे में जितना भी तालीम शऊर लोगों में आया है, ये CDM के जो ना कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। ये कोचिंग सेंटर हैदराबाद में होता था पहले हैदराबाद में। हम लोग भी जब इंटरमीडिएट थे, में MSET की कोचिंग लेना हो तो हमको हैदराबाद निज़ाम कॉलेज जाना पड़ता था, वहाँ पर रहना पड़ता था। वहाँ पर जो है ना रूम में रहकर खाना पकाकर मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करने के बाद हमको कोचिंग मिलती थी। लेकिन आज क्या है, हमारे घर के पास ही हमको जो है ना कोचिंग सेंटर जो है ना मिल रहा है। ये मिलने के पीछे भी जो है ना मोहम्मद मिनाजुल हक साहब की बहुत कोशिशें और काविशें रही हैं। अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाबी हासिल की। स्टेट बेस्ट लेक्चरर अवार्ड आपने हासिल किया, डिस्ट्रिक्ट बेस्ट लेक्चरर अवार्ड आपने हासिल किया, अपनी काबिलियत का जो है ना लोहा मनवाया लोगों के सामने। और दूसरों के हमेशा यही ताकीद करते हैं कि कामयाबी तो जो है ना तालीम के पीछे ही है, इल्म के पीछे ही है, इल्म के पीछे। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, क्योंकि इल्म से ही दुनिया में कामयाबी है। तो हमारे पास इल्म होगा तो ही हम दूसरों को कामयाबी पहुंचा सकते। इस मौके पर मैं आपको एक शेर के साथ एक दुआ देना चाहता हूँ कि सदा खुश रखना मेरे खुदा इनको, सारे फरिश्ते भी दे दुआ इनको, दे इनको इनकी चाहत से ज़्यादा, मांगे ख़तरा तो मिले दरिया इनको। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद मिनाजुल हक साहब है कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो भलाई के लिए पैदा किए गए हो, बुराई के कामों से रोकते हो और अच्छाई की तरफ राग़िब करते हो। ये कुरान शरीफ की आयत का मुख्तसर मैं आपके सामने अर्ज़ किया। मैं तकरीर तो ज़्यादा नहीं करूँगा, ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, मगर मेरे तकरीर का एक ही मरकज़ है, वो शेर के ज़रिए मैं आपके दरमियान वाज़े करना चाहता हूँ। रोशनी बाँट ली उभरे हुए मीनारों ने, रोशनी बाँट ली उभरे हुए मीनारों ने, पस्त ज़र्रों के मुक़द्दर में अंधेरा ही रहा। दुनिया के अंदर हम जहाँ भी देखते हैं, किसी भी अच्छे शख्स को देखते हैं, किसी भी अच्छे सितारे को देखते हैं, किसी भी अच्छे नूरानी चेहरे को देखते हैं,
नूरानी चेहरा जब तारीकी में जाता है तो तारीकी को दूर करता है। रोशनी का ज़िद है तारीकी, रोशनी का ज़िद है अंधेरा। तो हम इस हाल में जो बैठे हुए हैं ये इल्म की रोशनी बांटने वाले सितारे हैं। ये इल्म की रोशनी बांटने वाले सितारे अगर दुनिया में अगर फैल जाते हैं तो वहाँ पे बुराई का ख़ात्मा होगा, हसदपन का ख़ात्मा होगा, जलिसनेस का ख़ात्मा होगा। और इल्म हासिद को ख़त्म करती है। और तालीम के माने तरबियत के हैं। और जब हम तालीम जब हासिल करते हैं तो रवैये में तब्दीली लाने का मतलब है। तो मेरी मुराद ये है कि आप तमाम से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे घर का कोई भी बच्चा बेइल्म ना रहे, गैर तालीम याफ्ता ना रहे, ना बच्ची रहे, ना बच्चा रहे, ना बुज़ुर्ग रहे। बुज़ुर्ग भी अगर तालीम हासिल नहीं किया, कुछ नागहानी सूरत हाल की वजह से, कुछ मजबूरी की वजह से, हम तालीम याफ्ता को चाहिए कि उनको दस्तखत करना सिखाए, उनको कलिमा पढ़ना सिखाए, उनको कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ के बताए। तो ये हमारा मिशन होना चाहिए। जब तक हम इस मिशन को पूरा नहीं करेंगे, हम खुदा ताला की तालीम को, खुदा ताला के अहकामात को हम दुनिया में नाफिज नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर बेहतरीन मॉडल, दुनिया के अंदर बेहतरीन आइडियल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने इब्तिदाई हमारे CDM के जितने भी फैकल्टी है जो आपके अंदर शऊर बेदार करने का सबब बने हैं, जो आपके अंदर बेदारी पैदा करने का सबब बने हैं, ये हमारे लिए नेमत से कम नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी अपने जहाँ भी आप जाएंगे तो इल्म बांटने के लिए, जहालत को ख़त्म करने के लिए, और आपको ये बताता चलूँ कि जब कभी भी हमको मालूमात हासिल करना है तो हमारे लोगों का वतीरा ये है, हमारे लोगों की बदकिस्मती ये है कि जहाँ भी सेमिनार होते हैं तो सेमिनार अटेंड नहीं करते हैं, जहाँ भी इज्तिमात होते हैं तो अटेंड नहीं करते हैं, जहाँ भी इंटेलेक्चुअल एक जगह प्लेटफार्म पर बैठकर बुलाते हैं तो वहाँ पर नहीं जाते। ये हमारी पसमानदगी का सबब है, ये हमारी बैकवर्ड होने का सबब है, ये हमारे माशी पसमानदगी की तरफ जाने का सबब है। कोई अगर हमको कामयाबी की तरफ अगर बुला रहा है तो हमको खंदा पिशानी से उसको वेलकम करते हुए वक्त से पहले जाने की कोशिश करना चाहिए। ये हमारे लिए कामयाबी का ज़ामिन है। यहाँ पे जो CDM की कोचिंग का इंतज़ाम आपके पास किया गया, ये कोई अकेला आदमी नहीं है, ये टीम वर्क है। परवेज़ साहब ने बहुत तारीफ़ की है, मैं कोई तारीफ़ का मोहताज नहीं हूँ। यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है, जैसे मुजाहिद साहब है, जैसे परवेज़ आलम है, जैसे इरफान है, जैसे मुजीब साहब है, जैसे हमारे अब्दुल वाहिद साहब है, जैसे हमारे मोहसिन ख़ान MTech इंजीनियर है, ये कोई ऐसे वैसे शख्सियतें नहीं हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 27 साल तालीम के लिए लगाए हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ कि 22 साल मेहनत करो, 70 साल बैठ के खाएंगे। रगड़ के खाना, बिगड़ के मेहनत करना, और जितना मेहनत करते हैं उतना खाना, और जितना खाना खाते हैं उसको जिराने की कोशिश करना चाहिए, उसको हज़म करने की कोशिश करना चाहिए। हम तो 3 टाइम खा रहे हैं मगर मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत तो ज़मीन पे की जाती है। जो शख्स ज़मीन पर मेहनत करता है उसके निशानियाँ हमको दिखाई देते हैं, और जो शख्स ज़मीन पर मेहनत नहीं करता है वो ज़मीन पर उसके निशानियाँ, डेवलपमेंट नहीं दिखते हैं, तरक्की नहीं दिखती है। हमको चाहिए कि हर फ़र्द अपनी कम्युनिटी के डेवलप के लिए, हमारी कम्युनिटी के तरक्की के लिए काम किया करें। जबकि कहा गया है कि हदीस है, नौम सुबहाती यम नौर हिस्सा, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोकता है। आपको मालूम होना चाहिए, एक यहूदी का जो साइंटिस्ट है, फ़िलासफ़र है, अगर मुसलमान अगर फजर की नमाज के लिए अगर उठ जाते हैं तो ये समझना चाहिए दुनिया के अंदर रोशनी आ गई, और कोई दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को तरक्की से रोक नहीं सकती। मगर हम हैं कि 10 बजे तक सो रहे हैं, हम हैं कि 11 बजे तक सो रहे हैं, हम हैं कि 8 बजे तक सो रहे हैं। सूरज की किरणें बिस्तर पर पड़ती है जब हम ये कर रहे हैं। जबकि आप फार्मर्स को देखिए, किसानों को देखिए, जो जंगल में काम करते हैं, जो खेती का काम करते हैं, उनको देखिए, अलग सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। क्यों उठते हैं?
अनाज पिकाने के लिए, अवाम को राहत देने के लिए। और जब उन्हें काम करके आते हैं 7 बजे जब घर पे आते हैं तो तकरीबन सारा दिन का काम कर लेते हैं। मगर हमारी कौम का वतीरा ये है कि रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, बच्चियाँ हों या बच्चे हो, बुज़ुर्ग हो या नौजवान हो, अधड़ उम्र के हो या कोई भी हो। ये तो मुसलमानों को बर्बादी के लिए आला तैयार किया गया है। इस फ़ोन से 20% फ़ायदे हैं, 80% नुकसान है, मगर 20% जो फ़ायदे हैं वो हासिल करना चाहिए और जो 80% है उसको डिलीट करने की कोशिश करना चाहिए। अंदाज़ा लगाइए, ये जो कंपटीशन रखा गया है, हम खुशकिस्मत है। एक पोस्ट अगर रहता है तो 20 कैंडिडेट का कंपटीशन रहता है, मगर तेलुगु मीडियम में एक पोस्ट अगर रहता है, एक जायदाद अगर रहती है तो 1000 एप्लीकेशन आते हैं। अंग्रेज़ी मीडियम में एक पोस्ट होता है तो 1000 एप्लीकेशन आते हैं। तो 1000 एप्लीकेशन आते हैं तो कितना मेहनत करते हैं वो लोग। वो 1000 में टॉप 10 में उन्हें जॉब लेकर बताता है, मगर हमारे पास एक पोस्ट होता है। मुश्किल से कितने होते हैं मुजाहिद साहब, तजुर्बा है आपको, एक पोस्ट के लिए कितने एप्लीकेशन आते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 20 को था कंपटीशन, 1:20 था। 1:20। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ प्रैक्टिकली तो मुजाहिद साहब है, हमारे मुजीब साहब है, हमारे परवेज़ है, हमारे वाहिद साहब है, पूछिए आप। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो देखिए। उर्दू मीडियम का एक पोस्ट नोटिफिकेशन में आता है तो एप्लीकेशन 20 आते हैं, 10 आते हैं, 5 आते हैं। बाज़ वक्त तो एप्लीकेशन नहीं आता, किस्मत से नौकरी मिल जाती है उसको। कितनी बड़ी बात है। देखिए, आपको मैं एक ही इशारा देता हूँ कि रोज़ाना कम से कम एक उर्दू अखबार पढ़िए। एक उर्दू अखबार के साथ साथ तेलुगु ईनाडू पेपर पढ़िए आप। ईनाडू पेपर में रोज़गार के पूरे नोटिफिकेशन आते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस, एकेडमिक ओरिएंटेड। जब आपको अगर उससे फ़ायदा नहीं हुआ, अरे मैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मगर मैं मेरे साथी को शेयर कर देते, हो सकता मेरी मदद से उसको मुलाजिमत मिल जाती है। अगर मेरी मदद से उसको मुलाजिमत अगर मिल जाती है तो एक ख़ानदान सुधर जाता है। और वो एक ख़ानदान के 5 अफराद होते हैं तो 5 अफराद के 10 हाथ आपकी दुआ के लिए उठते हैं। कितनी बड़ी बात है। मगर हमारे अंदर तालीम कम होने की वजह से हमारे अंदर नैरो थिंकिंग हमारे पास आ गई है, तंग नज़ीर हमारे पास। जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जो बाशऊर होते हैं, जो तालीम याफ्ता होते हैं, ख़ुद के फ़ायदे के लिए भी सोचते हैं और अपने मोमिन भाई मोमिन बहन की तरक्की के बारे में सोचते हैं। तभी तो समाज मजबूत होता, तभी तो समाज क्या है, एक दूसरे की मदद करने वाला बन सकता है। एक पोस्ट है तो उर्दू मीडियम में 10, 20, 5, 3। जब अंग्रेज़ी मीडियम तेलुगु मीडियम होता है तो एक पोस्ट के लिए 1000 एप्लीकेशन आते हैं। अंदाज़ा लगाइए। अब तो अरबा बहुत खुश नसीब है गर्ल्स, 33% रिजर्वेशन दिया गया है। 33% रिजर्वेशन देने के बाद भी ओपन में भी आते हैं, ओपन में आने के बाद BCE में भी आते हैं। 3 हाथों से उन्होंने क्या है बेनिफिट उठाते हैं। और मेजॉरिटी तो गर्ल्स की है। एक फ़र्द की तालीम, एक फ़र्द की तालीम, एक ख़ातून की तालीम, एक कुंबे की तालीम कहा गया। तो मेरा बोलने मतलब क्या है, घर के अंदर आप क्या करिए, कोई भी अगर गैर तालीम याफ्ता है तो उसको मोटिवेट कीजिए। अमेरिका के 3 साइंटिस्ट की कमेटी थी, अमेरिका के 3 साइंटिस्ट की कमेटी थी, साइंटिस्ट थे उनको ये बताया गया कि एक 4-5 साल का बच्चा है, 4-5 साल के बच्चे को हमको क्या करना है, उसके दिमाग की जांच करना है कि उन्हें किस तरह वाकिफ़ होता है। टेक्निकल तालीम की तरफ वाकिफ़ होता है, या फ़िलासफ़र बनना चाहता है उन्हें, या किताब का लिखने वाला बनता है, या नहीं तो मैकेनिक बनता है, या नहीं तो एरोप्लेन बनाता है उन्हें। उसकी सलाहियतों को परखना है हमको। तो एक बच्चे को 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा जब रेंगते रहता है तो हम भी बच्चे को क्या करते हैं, सामने बाल डालते हैं या कुछ तो भी छोटे मोटर गाड़ियाँ डालते हैं। मगर हमको चाहिए कि हमारे पास जब 1.5 साल के 2 साल के बच्चे जब हो जाते हैं तो उनके सामने उनकी दिमाग की जांच करने के लिए, परखने के लिए हमारी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं करना चाहिए बच्चे के ऊपर। मगर आजकल हमारे क्या है, हमारी ख्वाहिश हमारे बच्चे के अंदर है, बच्चे का जहन है MPC करने का, किसी बच्चे का जहन है BPC करने का,
किसी बच्चे का जहन है HEC करने का, किसी बच्चे का जहन है CEC करने का, किसी बच्चे का जहन है पॉलिटेक्निक करने का, किसी बच्चे का जहन है ITI करने का। इन दिमागों को जांचना चाहिए। तो साइंटिस्ट क्या करते, एक मोटी किताब क्या करते, बच्चे की तरफ डालते हैं, ऐसा जैसा खिलौने डालते हैं, तो साइंटिस्ट क्या करता है, मोटी किताब डालता है, तो उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। देखेंगे अब ये बच्चा लपकते हुए वहाँ से किताब की तरफ आता है क्या, देखेंगे अपन। अगर उन्हें लपक के किताब की तरफ आ रहा है, किताब को अगर अपने छाती से लगा लिया तो वक्त का बहुत बड़ा फ़िलासफ़र बनता है। फिर उसके बाद बच्चे के सामने टेक्निकल चीज़ें डालते हैं। फिर अगर कोई बच्चा, अगर फ़र्ज़ कीजिए किताब को अगर नहीं छिया, कुछ टेक्निकल चीज़ें देखकर, उन्हें मोटर देख के इधर दिख रहा उधर दिख रहा, अरे ये बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, तो हमको बच्चे को उधर मोड़ना चाहिए। मगर हम मर्ज़ी मुसल्लत करते, हम काउंसलिंग करना चाहिए हमारी बहन की, हमारी भांजी की, हमारे भतीजे की, हमारे छोटे भाई की, कि उन्हें 10th पास हो गया तो उसको बोलना तेरा कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। उन्हें बोल देता मुझे रियाजी से लगा हुआ है, मुझे साइंस से लगा हुआ है, मुझे सोशल से लगा हुआ है। ठीक है, आप अपना मन बना लीजिए, आपको अच्छे कॉलेज में हम MPC ग्रुप में दिलाएंगे। तो बच्चा जब उन्हें वो इंटरेस्टेड है तो MPC की लाइन में निकल के एरोनॉटिकल इंजीनियर भी बन सकता है, उन्हें पायलट भी बन सकता है, ISRO में भी जा सकता है। उन्हें नहीं, उन्हें MPC का जहन है तो HEC की तरफ जा रहे, उसको HEC का जहन वाला है तो उसको BPC की तरफ जा रहे। ये ड्रॉप आउट का सबब है, ये मेरा तजुर्बा कहता है। बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे क्यों हो रहे हैं, जो साइंस करने वाला उसको MPC में डाल रहे, तो मैथ्स पढ़ाने वाला तो उन्हें पूरा बोर्ड भर देता, उन्हें क्या करता, महीने में 20 दिन पट मारता उन्हें। सही बात बोल रहा हूँ मैं, महीने में 20 दिन पट मारता। क्यों बोल तो नहीं होता उन्हें, मेरे को नक्को बोले बोलता हूँ MPC डालता, मैथ्स मेरा सर के ऊपर जा रहा, मैं BPC करता हूँ बोल तो BPC में ही डाले, BPC में डालना चाहिए ना, नहीं डाले। तो मेरा बोलने मतलब क्या है, आप मुस्तक़बिल के बनने वाले टीचर है, आप अपने बच्चों की अच्छी तरह काउंसलिंग कीजिए। और बच्चा हो या कोई भी रिश्तेदार का हो या कोई भी आपकी इंटेलेक्चुअलिटी को देखते हुए आपसे कोई मशवरा अगर लेना आ रहा है तो उसको सही मशवरा दीजिए। और कभी भी हमारे दरमियान हसद नहीं रहना, हमारे दरमियान हमारी ग्रुप में बुग़्ज़ नहीं रहना, तंग नज़री नहीं रहना, कुरान शरीफ की तालीमात को अपनाना, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारना। अगर हम इस दो को अगर लेकर चलेंगे, यकीनन हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। ये दुनिया तो खैर वक्ती है, कोई अल्लाह तबारक तआला किसी को 60 साल देता, किसी को 55 साल देता, किसी को 70 साल देता। कोई दावा नहीं कर सकते कि मैं 115 साल जीतूँ, कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं 75 साल जीने वाला हूँ, कोई दावा नहीं करता कि मैं 40 साल जीने वाला हूँ। नहीं, ये तो खुदा ताला अपने मुक़द्दर में लिख दिया। कितना तालीम हासिल करूँ, कितनी एज होंगी, ये तमाम करना अपने को ज़मीन पे काम करना है। जब तक हम ज़मीन पे काम नहीं करेंगे, हमारी कम्युनिटी को हम डेवलप नहीं कर सकते। और कभी भी क्या है, जहाँ पे वक्त गुज़रता है वहाँ नहीं बढ़ना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों की सोबत में बढ़ना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लोगों की सोबत में बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी सोबत में बढ़ने से हमको नॉलेज आता है तो हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो एक लास्ट में एक पॉइंट बोल दे कि अपना वक्त मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। एक ऑफ़िस में हर कम्युनिटी के ऑफिसर होते हैं। मिसाल के तौर पर UDC है, एक मुसलमान है समझ जाइए, बड़े सीट पे एक ब्राह्मण का है, छोटी सीट पे है एक SC का है, SC ST, क्योंकि ये हमारा मुल्क डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में तमाम तबक़ात को उतने ही मौक़े हैं जिन्होंने मेहनत हासिल की। और जब आप मेहनत से कुछ हासिल करते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोकते, आपका मुक़द्दर बन जाता हो, आप लेके रहते। तो ऑफ़िस में काम कर लेते पूछते हैं कि साहब आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। उन्हें बोलता मेरा बच्चा है कि MBBS कर रहा, मेरा एक बच्चा है LLB कर रहा, मेरी एक बच्ची क्या है सो CSE कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। ठीक है,
फलाने पूछते हैं जनाब आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं कि मेरा बच्चा एक बीएड कर रहा, दूसरा बच्चा क्या कर रहा, लेक्चरर है। अब उसमें अपना एक आदमी बैठा रहता, सब अपने अपने बच्चों की कैफियत बता रहे हैं और सब सुन रहे हैं, तो शर्मिंदा है आदमी। नाम लेके बोले कोई भी XYZ, अब्दुर्रहमान साहब आके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बोलना हूँ, वालिद साहब क्या बोलना हूँ, हाँ मुजाहिद साहब, वो वालिद साहब क्या बोलना। लम्हे फ़िक्र है अपने लिए सोचने के लिए। उन्हें बोलते हैं मेरा बच्चा SSC पढ़ा ड्रॉप आउट होगा, आप क्या कर रहा, जीप ले लिया, फाइनेंस से जीप उठाया, जीप चला रहा। ये किसी के ऊपर बोलना नहीं है, शऊर बेदार करने के लिए, जागृति पैदा करने के लिए, कोई भी अपने ऊपर नहीं लेना है। मैं वाज़ेह अंदाज में कह देना चाहता हूँ, समाज से भी सीखा जाता है, इसलिए समाज में उठना बैठना अपन। कितने लड़के आपको, 3 लड़के, लड़कियां कितने, 4 लड़कियां। लड़कियां कहाँ तक पढ़े, इंटर पढ़े, SSC पढ़े, शादियां हो गई। पहला लड़का क्या करा, 10th ड्रॉप आउट होगा, जी फाइनेंस से लेके चला रहा बच्चा। दूसरा बच्चा क्या करा, अब बोलने में शर्मिंदगी। वैसा शख्स क्या होना, ये आपके गोश गुजार करा। मेरे को किसी के ऊपर कीचड़ उछालना नहीं है, ये हमारे कौम का वतीरा है कि ये CDM की जो कोचिंग चलाई जा रही है 1997 से कोचिंग चलाई जाती है। 2017 तक इस किस्म के बुक्स दिए जाते थे, मगर जैसा टेक्नोलॉजी आम हो गई तो टेक्नोलॉजी से भी नौजवान बच्चे क्या टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होना, बल्कि PDF की शक्ल में नोट्स प्रोवाइड किए गए, फराहम किए गए, ताकि बच्चे PDF खोल के उसका पन्ना एक एक पेज पढ़े और अपनी ज़रूरत को पूरा करे। फिर उसके बाद परवेज़ साहब का साथ है, ये तमाम लोगों का साथ है, मोहसिन का साथ है, वाहिद साहब का साथ है कि हम अपने आपस में मशवरा कर लेके हम एक रिप्रेजेंटेशन लेके गवर्नमेंट के कोचिंग क्लास में तो बच्चे तभी आएंगे उनको स्टडी मटेरियल भी होना, नहीं तो बच्चे नहीं आते। पढ़ने वाले ही बच्चे आते, 7, 5, 10 ऐसे बच्चे आते। आपको अगर कोचिंग को सक्सेस बनाना है तो स्टडी मटेरियल क्या भीख मांग के पढ़ना, क्या उन्होंने दूसरों के पास से लेके पढ़ना, क्या दूसरे देते भी तो 1 घंटे के आस देते हो नहीं। जितना माइनॉरिटीज़ के लिए बजट मुख्तस किया जा रहा है, बेकार चीज़ों में खर्च करने के बजाय किताबों को प्रिंट कराइए। किताबों को प्रिंट करने का उसका नतीजा ये हुआ कि TG टेट के लिए आप क्या है सो पूरे जितने 15 सेंटर है पूरे स्टेट में, 15 सेंटर को भी सबसे पहले स्टडी मटेरियल अपने पास पहुंचा। निर्मल में नहीं, आदिलाबाद में नहीं, ये मैं सबसे पहले इत्तला परवेज़ आलम साहब को दिया नहीं दिया। फिर कल हमारे निर्मल के भी आए थे, उन्हें अब बाहर कोई है तो निर्मल बुला लो ना, अंदर आ जाओ, कौन जो बुलाओ। तो निर्मल के भी मिले, मेरे को बोधन के भी मिले, क्या साहब हमारे पास नहीं आया। तो 15-20 दिन पहले आपके हाथों में हम ये बुक्स दे दे रहे। कब होगा टेस्ट TG टेट, 15, 20, 22, 23 दिन। आप तो 25 दिन की कोचिंग लिए, 25 दिन की कोचिंग तो आप अल्हम्दुलिल्लाह 80% आप ट्रेंड हो गए। खाली आप किताबों को रिफ़र करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसा है, कौन सा इंडेक्स कैसा है, कौन सा सबक कैसा है, अंदाज़ा लगाइए। ये CDM के जो ये बहुत बड़ी नेमत है, इससे आप भी फ़ायदा उठाइए। जब आपका फ़ायदा हो गया है तो आप अपने रिश्तेदार को, आप अपने पड़ोसी को, आप अपने जो भी मिलने जुलने वाले, जो भी TG टेट लिखने वाले हैं, उन तक उन्हें बग़ैर बोले तक उनसे पूछिए आप क्या कर रहे, TG टेट अप्लाई करी बहन, बल्कि बोलता हूँ आप घबराइए मत, मेरे पास स्टडी मटेरियल है, इससे पूरा फ़ायदा उठाइए। मुझे फ़ायदा हुआ, आप भी उठाइए। गवर्नमेंट बुक्स है। और ये CDM का एक लेक्चरर होता है पेपर बनाने के लिए। पेपर क्या है आपको मालूम होना चाहिए, 15 पेपर बनाए जाते हैं। 15 पेपर जब बनाए जाते हैं तो 15 पेपर में ये CDM का जो प्रोफेसर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के होते हैं, एक लेक्चर कमेटी में होता है वो,
और 15 पेपर क्या करते हैं, जैसे लक्की ड्रा उठाते हैं वैसे लक्की ड्रा में क्या करते हैं 15 पेपर डाल देते हैं। 15 पेपर डालने के बाद अब बोलते हैं मुजीब साहब तो पेपर निकालो बोल के बोलते हैं, यानी तो बच्चे के हाथ से निकालने लगाते। इत्तेफाक से क्या हो जाता है, तकरीबन 50% जो पेपर बने हुआ है वो उस्मानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का आ जाता। जो CDM से कोचिंग लिए उन्होंने इंतखाब हो रहे। देखिए इससे पहले कोचिंग लिए मुजीब साहब की बच्ची डिस्ट्रिक्ट टॉपर आए, कहाँ से फ़ायदा, स्टेट टॉपर आए नहीं मालूम है वो डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है वो बोलने में मुझे वहाँ स्टेट टॉपर आए। ये हमारे लिए भैंस के लिए बहुत खुशी का बायस है। और 75 सीटें 2.5 सेट के हैं, हम यही काम नहीं करते। परवेज़ आलम है, मौसी ने किसी पूछो सीटें फिलअप नहीं कर रही गवर्नमेंट, फौरी बोले पूरे 3 फेस में काउंसलिंग रखना, पूरे 75 के 75 उर्दू मीडियम के डाइट सीटें फिलअप होना। आखिर में क्या करें पूरे, तो अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद में, आदिलाबाद में पूरे 35 से 40 बच्चे डिसेट कर रहे हैं हमारे इसी CDM के। ये क्यों बता रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। TRT के भी आज पूरे यूनाइटेड आदिलाबाद में भैंसा नंबर 1 है टीचर्स के लिए, और यूनाइटेड आदिलाबाद में एमसेट में आने वाले भैंसे के बच्चे हैं। यूनाइटेड आदिलाबाद में सब में ज़्यादा एवरेज अगर मुसलमानों का निकालेंगे नीट में आने वाले भैंसे के बच्चे हैं। अब जो नीट का 14 को रिजल्ट आने वाला है, ये मेरी बात लिख के रख लो आप, 15 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं नीट में, MBBS बन रहे हैं उन्होंने। कितनी खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए। ये हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे पूरे लोग। हम भी चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं आप लोग भी काम करेंगे ना इंशाल्लाह। स्टैंड हो के बोलिए ज़रा, स्टैंड हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, बैठो, एक मरतबा बैठो, स्टैंड बोलो। अब हमारे से वादा करो आप अपनी दौरान ज़िंदगी में क्या करेंगे, हाथ उठा के बोलो। अपने अपने तरीक़े से काम करेंगे ना। और जहाँ भी इज्तिमात हो रहे हैं हो, चाहे जमात इस्लामी को हो, चाहे तबलीग जमात के कोई भी हो, अपना वो दिन ही नाले जाता उससे। अच्छे उलमा इकराम जो देखो, लिखने वालों ने लाइब्रेरी लिखते लिखते लाइब्रेरियाँ क़ायम कर दी, पढ़ने वालों ने पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरियाँ ख़त्म कर दी। बढ़ जाइए। मगर वो जो आलिम दीन जो वास करते हैं, तमाम किताबों का मजमुआ है, अगर उनका एक लफ्ज़ अगर सुन लिए, लाइब्रेरी तलाश करेंगे तो लफ्ज़ नहीं मिलता वो। मगर वैसे इंटेलेक्चुअल लोगों से हम कर सकते हैं। ये तमाम बातें आपको जो बताया गया है, ये 15 दिन की कोचिंग दी जाती थी, मगर हम क्या करें 3 महीने की कोचिंग करना बल्कि बोले, तो उन्होंने क्या करें 25 दिन की करें इंशाअल्लाह ताला। ये 25 दिन के बाद आइंदा 45 दिन की होंगी, थोड़ा थोड़ा बच्चों के अंदर आदत होने के लिए। 45 दिन के बाद 3 महीने की होंगी। फिर उसके बाद हमारी कोशिश तो ये है कि साल के 12 महीने स्टडी सेंटर चले। साल के 12 महीने हर जॉब के ताल्लुक़ से, अकेडे BEd हो, DEd हो, इंजीनियरिंग हो, MSET हो, साल के 12 महीने कोचिंग देने का मकसद हमारी पूरी टीम का है। मगर उसमें आप लोगों का योगदान होना, जब तक कि आप लोगों का ताउन नहीं रहेगा नहीं हो सकता। और जहाँ भी सेमिनार होंगे आप वक्त निकाल के जाइए। हम अनकरीब अभी मशवरा करें, हम सब लोग नीट का एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट, नीट के एक्सपर्ट को बुलाएंगे। हम नीट के एक्सपर्ट को बुलाएंगे। नीट कैसा लेना, कैसा अप्लाई करना, कैसा सीट, पहले फेज़ में कैसा, सेकंड फेज़ में कौन से कॉलेज लेना, थर्ड फेज़ में कौन सा, इंशाअल्लाह ताला 15 से 20 जून के दरमियान रहेंगे। आपको अगर कोई भी ग्रुप के ज़रिए अगर आ गया कि यहाँ नीट के एक्सपर्ट हैदराबाद से आ रहे हैं, उसके ताल्लुक़ से आपको नॉलेज देने वाले होंगे, आप भी आना। आपके साथ जो SSC इंटर पढ़ने वाले उनको भी लेके आना। एक बच्ची कम से कम 5 को लेके आना। लेके आएंगे ना, कौन कौन है इंशाअल्लाह। ये चंद कलिमात थे। मैं सबसे पहले मैं शेख परवेज़ आलम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 25 दिन की कोचिंग को बहुत अच्छी तरीक़े से ड्राइव किया, बहुत अच्छी तरीक़े से चलाया। मैं उसके बाद हमारे मुजाहिद साहब का भी मैं ममनून और मशकूर हूँ, जिन्होंने माहिराना सलाहियत के ज़रिए अपने बच्चों को, CDM के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 20 में से 20 मार्क्स आए, वैसा उन्होंने अनथक जिद्दोजहद करते हुए अपने टारगेट को कंप्लीट किया। मैं उसके बाद इरफान का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए अपने नौख़ैज़ नस्ल के लिए कुछ ना कुछ मैं वक्त दूंगा। मैं उन्हें वक्त से पहले आकर आपको इन्होंने क्या है सो जो भी है आपको उर्दू के ताल्लुक़ से नॉलेज दिए, या कंटेंट हो, या ग्रामर हो, या क़वायद हो, जो भी है, मैं उनका हमारे तालिब इल्म की तरफ से
हमारे तमाम फैकल्टी की तरफ से इरफान का भी मैं ममनून व मशकूर हूँ। ये हमारे एमटेक इंजीनियर है मोहसिन खान साहब, ये भी बहुत हमारे भैंसे के लिए अनमोल हीरा है। एमटेक है, एमटेक बोल तो ट्रिपल ई बोल तो जितने भी इलेक्ट्रिशियन के वगैरह हैं, कौन सा भी बोलो आप ये कर देते। तो रिसेंटली एक वाक़या सुना था मैं, विंग्स स्कूल में वो कंप्यूटर पर पेज बनाने का रहता, वो उन्होंने 1 घंटे से ट्राई कर रहे थे दोनों मिलके। वो पेज इनलाज करने का रहता वो और छोटा करने का रहता पेज, 1 घंटे से परेशान होना दोनों, ये हारत नहीं हारत नहीं। इन्होंने क्या करे, खाली खैरियत आफियत के लिए घुसे अंदर, क्या अच्छे है देखें। तो चेहरे पूरे ये थे, कोशिश कर रहे थे 1 घंटे से, कुछ भी नहीं हो रहा। इन्होंने खाली मौज ले के वो पेज कर दिया। अरे हम 1 घंटे से परेशान हैं, वो पेज नहीं आ रहा, आप तो सेकंड में कर दिए। क्या वर्ड बोले उन्होंने, ज़रा बोलो जी, बच्चों को मालूम होना, बेदारी आना बच्चों के अंदर। बोलो क्या बोले उन्होंने। मैं जाके बैठा था तो वहाँ के जो फैकल्टी थे थोड़ा मेरे को एकदम हमारे सारे डिस्कस करे तो थोड़ा डिग्रेड करे मेरे को, इनको क्या मालूम बोले साहब। तो मैं खामोश बैठा, फिर बाद में पूछा आखिर करना तो क्या चाह रहे बोल, तो ये पेज को सेटअप करना है बोल। तो फिर मैं छोटा लेके कर दिया, करते फिर मुश्ताक सर बोले इंजीनियर छोटा बस फैकल्टी के मुकाबले में बोलकर। तो ये समाज में रहने से भी हमको नॉलेज आता है। आज हम जितने भी लोग हैं एक दूसरे को शेयर कर लेते मालूमात। आप भी अपने दरमियान में किसी की शिकायत न करो, किसी की ग़ीबत न करो, किसी की चुगली न करो, उससे हमारी आखिरत बर्बाद होती है। हर किसी के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और उनको अच्छा सुधारने की कोशिश करो। ये मेरा पैगाम है आप लोगों के लिए, ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। तो आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे और एक मकसद आपके सामने पेश करे कि ना सिर्फ 15 दिन 25 दिन 1 महीना बल्कि 1 साल कोचिंग सेंटर चले भैंसे में। इसकी कोशिश जद्दोजहद काफ़ी अरसे से सर की चल रही, मैं भी देख रहा हूँ। हर जगह जहाँ जाते हैं, जो मिनिस्टर मिलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर मिलते हैं, उनके सामने भैंसे में स्टडी सेंटर के लिए कोशिशें करते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर ये कोशिश जो है ना कामयाब होगी। जैसा आज भैंसे में CDM सेंटर चल रहा, स्टडी सेंटर भी 12 महीने चलेगा। होता क्या सर ऐसा बोले तो नामुमकिन को मुमकिन करने वाली शख्स को ही मोहम्मद मिनाजुल हक साहब बोलते हैं। ये भैंसे के हर एक शख्स पहचानते। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसे में उर्दू मीडियम वाला नहीं था, सब लोग परेशान हुए, अरे कैसा उर्दू मीडियम वाले कैसा क्या पढ़ना बोले तो निज़ामत जाना, जीजी कॉलेज पढ़ना। निर्मल में भी नहीं था, निज़ामत जाना, जीजी कॉलेज में पढ़ना, या निज़ामबाद में केयर डिग्री कॉलेज जाना, उर्दू मीडियम वाले जाकर वहाँ पर पढ़ना। अरे उतनी दूर क्यों जाना, बच्चे भैंसे में पढ़ना बोल के कोशिश करे, जद्दोजहद करे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम भैंसे में आया। आने के बाद फिर जब मैं मिला सर को 2017 में निर्मल में, कोशिश तो काफ़ी अरसे से चल रही थी, तो मैं अपनी आंखों से खुद देखा हूँ कि इतनी कोशिशें चली है। निर्मल में भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उर्दू मीडियम आने के लिए कोशिश चली। एक वक्त तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो उर्दू मीडियम सैंक्शन हुआ और आज बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे और कई फैकल्टी वहाँ पर काम कर रहे। 200 बच्चे अभी डिग्री करके निकल रहे। भैंसे में, निर्मल में, आदिलाबाद में इतने कारनामे हैं, मैं अगर गिनाने बैठूं तो वक्त कम पड़ेगा और आपका कीमती वक्त भी मैं समझता हूँ लेने के लिए मैं ज़्यादा ये नहीं होगा, क्योंकि हाँ जी खुशखबरी देखिए आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, ग्रेजुएशन के बाद भैंसे के अंदर भी PG कोर्सेस आ गए हैं। तालियां बजाइए। PG गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में MA उर्दू भी है, MSc भी है उसमें। डिग्री कॉलेज नहीं था, डिग्री कॉलेज आया। डिग्री कॉलेज के लिए अब PG कॉलेज की भी कोशिश चल रही। 99% काम हो गया, 1% बस रुका हुआ है, वो भी आ जाता। अब PG बोले तो क्या बोलते हो, MSc केमिस्ट्री, MSc बॉटनी, MSc ज़ूलॉजी, MA उर्दू। कहाँ गनाना भैंसे के लोग, निर्मल में भी नहीं है। आदिलाबाद में कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वहाँ पर PG कोर्स है। वहाँ नहीं मिला तो फिर निज़ामबाद में जाना, SSR कॉलेज है, GG कॉलेज है। वहाँ नहीं मिला तो फिर हैदराबाद जाना, अनवर उलूम कॉलेज। इस तरीके से PG कोर्स के लिए वहाँ जाना पड़ता। लेकिन भैंसे में तालीमी शौर ज़्यादा है, स्टूडेंट के अंदर जुस्तजू है और यहाँ पर लाशऊर लोग रहते हैं
और जिसकी वजह से जो है ना कोशिशें करके कामयाबी के तक पहुंच रहे। और लेकिन इस मौके पर क्या करना है, हमारा अव्वलीन फ़रीज़ा ये है कि ऐसे चीज़ें जब हमको मिल रही है बनी बनाई, तो हम इसका इस्तेफ़ादा हासिल करना, इससे फ़ायदा हासिल करना और अच्छा तालीम हासिल करके आगे बढ़ने की कोशिश करना। तो अब हमारा यहाँ पर इस तकरीब का इख्तिताम होता है। मैं तमाम फ़ैकल्टी से गुजारिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को ये मटेरियल्स देने के लिए 1 बाय 1 मैं स्टूडेंट्स को बुलाऊँगा। तमाम फ़ैकल्टी अगर ठहर कर स्टूडेंट्स को ये बुक्स दें अपने मुबारक हाथों से, तो हो सकता है ये बुक्स का उनको अच्छा फ़ायदा हो, पढ़ें और कामयाबी उनको मिले। तो मैं सबसे पहले टेट की तालिबा मरियम मुस्कान वो आए और स्टडी मटेरियल मोहम्मद मिनाजुल हक साहब के हाथ से लें। एक ही एक लेना है, ऐसा यहाँ ठहरिए, नहीं है ठहरिए, हाँ खाली हाथ। अतुफ़ा शरीन टेट स्टूडेंट वो आएँ और जनाब मोहसिन ख़ान साहब के हाथ से अपने मटेरियल को हासिल करें। यही क्या एक लेना, ये हाँ। इनके बाद सना तस्कीन वो आएँ और अपने मवाद को जनाब मोहम्मद मुजाहिद साहब के हाथ से हासिल करें। इनके बाद सफ़ूरा परवीन वो आएँ और जनाब शेख इरफान साहब के हाथ से अपने मवाद को हासिल करें। इनके बाद नासिया बेगम टेट बायोलॉजिकल साइंस पेपर 2 की तालिबा वो आएँ और जनाब वाहिद साहब से अपने मवाद को हासिल करें। ये एक है, नहीं टेट पेपर 2 है उनका, एक दे के बाद में दूसरा देंगे। इनके बाद फ़ातिमा परवीन वो आएँ और जनाब मोहम्मद मुजीब साहब इससे स्कूल असिस्टेंट वो आएँ और फ़ातिमा परवीन को मवाद अता फरमाएँ। ये एक हाँ दो मिला के। इनके बाद अदीबा तमकीन वो आएँ और मोहम्मद मिनाजुल हक साहब से अपने मवाद को हासिल करें। अदीबा तमकीन। नसरीन तबस्सुम ये आए और जनाब मोहसिन ख़ान साहब से अपने मवाद को हासिल करें। ये एक दिन आए। इनके बाद शहनाज समरीन वो आएँ और जनाब मोहसिन ख़ान साहब से अपने मवाद को हासिल करें। ये परवेज़ आलम साहब के हाथों से ले। हाँ। इनके बाद शेख अकील आएँ और जनाब शेख इरफान साहब के हाथ से अपने मवाद को हासिल करें। हाँ। नेक्स्ट सोफियान खान टीजी टेट स्टूडेंट वो आएँ और जनाब मोहम्मद मुजाहिद साहब के हाथ से अपने मवाद को हासिल करें। इनके बाद नेहा अफशीन आएँ और जनाब मोहसिन ख़ान साहब के हाथ से अपने मवाद को हासिल करें। हाँ दो फ़ाकिहा। इनके बाद फ़ाकिहा फिरदौस आएँ और जनाब मोहम्मद मुजीब साहब के हाथ से अपने मवाद को हासिल करें। हाँ दो। इनके बाद महरीन आएँ और जनाब अब्दुल वाहिद साहब के हाथ से अपने मवाद को हासिल करें।